Hello everyone. So today we are discussing the next chapter, chapter number 8, regional aspiration. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप बताओ, आपकी कुछ डिमांड्स होती हैं तो हाउ यू गोना फुलफिल दैट. आप किस तरीके से अपनी डिमांड्स को फुलफिल करते हो, या वो खुद से हो या फिर किसी और से हो. तो अगर हमारी किसी और से है तो वी मेक देम अंडरस्टैंड कि अच्छा ये है वो है, ठीक है. वी फाइट ऑन सम टॉपिक्स या फिर हम लोग कुछ डिबेट्स कर लेते हैं, ठीक है. अगर यही चीज सरकारें करें तो फिर कैसे बात बनेगी. तो आज के चैप्टर में हम यही स्टार्ट करने वाले हैं. एस्पिरेशंस, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ एस्पिरेशन होता है. इसी तरीके से रीजनल एस्पिरेशंस विच मीन्स स्टेट्स डिमांड. जब हमारी स्टेट्स डिमांड करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑन एनी बेसिस, ठीक है, उनका जो कुछ भी हो, लाइक फॉर ऑटोनॉमी, लाइक फॉर मोर फाइनेंशियल बजट और समथिंग एल्स, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे हम रीजनल एस्पिरेशंस कहते हैं. और ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस टाइमली ऑकर हुई हैं, ठीक है. तो आज हम ये देखेंगे कि जब वो एस्पिरेशंस होती हैं तो हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डील विद दैट, ठीक है. तो वो चीज आज हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट इन सब एस्पिरेशन से किस तरीके से अप्रोच करती है, एस्पिरेशंस को कैसे अप्रोच करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पिरेशंस को अप्रोच करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन द बिग डैडी ऑफ द पॉलिटिक्स हम ये कह सकते हैं, ठीक है. तो पॉलिटिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा मैटर प्ले करता है. अब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑल रीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप. आपको इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की या फिर एस्पिरेशंस की जरूरत ही नहीं है. ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी चीजें आपको आपकी तरफ से प्रोटेक्ट कर रखी है, ठीक है. तो वो क्या देता है, आपको एश्योरिटी देता है रीजन बेसिस पे या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप पे. उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वलिटी. यही बात है कि एवरी पर्सन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, ठीक है, बिफोर कमिटिंग एनी ऑफेंस, ठीक है. अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं कमिट करा है देन यू आर इक्वल, ठीक है. डजंट मैटर फ्रॉम व्हाट कास्ट एंड क्रीड्स यू आर कमिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. अगर हम बात करें मोर ओवर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन. राइट टू फ्रीडम में हमें ये भी फ्रीडम है कि वी कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, है ना. हम किसी के लिए भी एसोसिएशन बना सकते हैं. अगर मुझे लगता है कि आई हैव टू मेंटेन माय कल्चर, ठीक है, तो मेरे को दूसरों को बताना है तो भी हम वो चीज़ कर सकते हैं. तो इसके थ्रू क्या है कि हम अपनी चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं, अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, हर चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं. उसके बाद आता है हमारा द रीजनल पार्टीज. ये बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन द रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है. जैसे कि हमारे अकाली दल फ्रॉम द पंजाब और डीएमके, ठीक है, जो साउथ से है, शिवसेना. तो ये क्या है, ये रीजनल पार्टीज हैं जो कि रीजन वाइज अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कराती हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. और हम अगर बात करें तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. तो इस चीज से तो हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हमें इन सब चीजों से डील करना पड़ेगा. सो दिस इज द वे हाउ द गवर्नमेंट डील विद द रीजनल एस्पिरेशन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनल एस्पिरेशन, हम जम्मू एंड कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है. ये क्या है, सबसे डिस्टर्बिंग स्टेट है, ठीक है. एक तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है और टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, वॉर होता रहता है इसके ऊपर. है भी तो बहुत खूबसूरत, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 डिस्टिंक्टिव एरिया की, ठीक है. यहाँ पे क्या है, 3 डिस्टिंक्टिव. अगर हम जिसको जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं ना, वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर देन योर लद्दाख, ठीक है. तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं. अगर हम जम्मू की बात करें तो इट्स अ मिक्स ऑफ फुट हिल, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी मिक्सअप है. पहाड़ी लोग हैं, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सिख हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं हिंदू हैं. लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट चला जाता है. कश्मीरी स्पीकिंग पीपल हो जाते हैं, देन आफ्टर मुस्लिम्स ज़्यादा हो जाते हैं. और अगर हम लद्दाख की बात करें तो ये पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन आ जाता है, जिसे हम कोल्डेस्ट डेजर्ट भी कहते हैं. और उसके अलावा यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो है बुद्धिज्म और मुस्लिम्स की, ठीक है. बहुत ही लिटिल पॉपुलेशन है. तो पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया. नाउ इसका डिस्प्यूट क्या होता है, इसकी एस्पिरेशंस क्या होती हैं. डिस्प्यूट तो बताने की जरूरत नहीं है.
एक्सटर्नल डिस्प्यूट तो आपको पता है 1948 से ही चला आ रहा है, वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है, क्यों, POK, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, हम उसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उसी के पीछे हम लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्लेम, उसके बाद दूसरा जो कि अब हट चुका है 370 आर्टिकल, ठीक है, इसके तहत क्या था कि कश्मीर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विदाउट आस्किंग और विदाउट परमिशन ऑफ देयर गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग, ठीक है। उनका खुद का नेशनल एंथम होगा, उनका खुद का फ्लैग होगा, छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मतलब आप एक इंडिया का पार्ट होते हुए भी इस आर्टिकल के तहत इंडिया के पार्ट नहीं थे, ठीक है, अगर हम छोटी सी बात समझें तो। लेकिन क्या होता है 2019 अगस्त में ये आर्टिकल हटा दिया जाता है। तो ये जो रीजनल एस्पिरेशन है इसकी कहानी बहुत पहले से चलती है, जब हम राजा हरी जो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, क्या होते हैं, राजा होते हैं, ठीक है, तो वो पहले तो मना कर देते हैं कि मैं किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन पाकिस्तान जब उन पर अटैक करता है तो वो हमारे पास आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया था, उन्होंने बोला आई नीड योर हेल्प, तो वो वहां से इतना प्रॉब्लम चलता हुआ आ रहा है। सो दिस इज द रीजनल एस्पिरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो पंजाब क्राइसिस क्या होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पंजाब क्राइसिस क्या होता है, 1966 में जब रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज हो रहा होता है स्टेट्स का, तो वहां पे वो लोग खुश नहीं होते हैं, ठीक है, हरियाणा और पंजाब की जो बाउंड्रीज जब बट रही होती है, तो शुरू से एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट रहता है और वाटर का भी डिस्प्यूट रहता है, क्योंकि जो रिवर्स जाती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तो वो भी इस तरीके से खुश नहीं होते हैं। तो वो जब अपना एक रिजोल्यूशन रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट इन 1970, जिसमें कहा जाता है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट एज मच, ठीक है, आप अपना जो पावर है वो कन्फाइन कीजिए सिर्फ डिफेंस, रेलवे और एक्सटर्नल अफेयर्स तक। उसके बाद कहते हैं कि द पंजाब स्पीकिंग एरिया जो है, वो पंजाबी स्पीकिंग एरिया किस किस स्टेट का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान का, वो किसका पार्ट बन जाना चाहिए, जितना भी इन तीनों राज्य का, जो इन तीनों राज्यों में जितने लोग जिस एरिया में पंजाबी स्पीकिंग बोली जाती है वो पार्ट बन जानी चाहिए पंजाब का, ठीक है। थर्ड जो होता है वो ये कहते हैं कि नथिंग शुड बी डोमिनेटेड, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए टू डोमिनेट द सिख कम्युनिटी। सो जब वो आनंदपुर साहिब जो रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें वो डिमांड्स आती हैं, उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टेप नहीं होता जिससे उनको लगे कि हाँ हमारी जो डिमांड्स हैं वो थोड़ी सी फुलफिल हो जाएंगी। तो ये जो मॉडरेट डिमांड थी वो एक एक्सट्रीमिस्ट फेज ले लेती है, देयर इज अ इंसर्जेंसी इन द पंजाब, और ये मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट पास ऑन हो जाती है, और फिर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है कि मतलब एक सिचुएशन आ जाती है वॉर की, ठीक है, वॉर की नहीं कह सकते लेकिन हाँ किलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं उस वक्त, ठीक है। तो और इसी बीच में अब वो डिमांड करते हैं फॉर द खालिस्तान, लाइक पाकिस्तान, उनको क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए, ठीक है। और फिर एक ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने क्या करा है, एज अ बेस बना लिया है गोल्डन टेम्पल को जो अमृतसर में है वेपन्स का, ठीक है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है, ठीक है, वो आपका जून में होता है, जून 1984 में, और फिर बोलती है कि इस ऑपरेशन के थ्रू वो सारे के सारे मिलिटेंट्स को फ्लश आउट कर दिया जाता है, सारे के सारे आर्म्स वगैरह को सीज कर दिया जाता है। लेकिन बात फिर प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें जो हिस्टोरिकल और जो हमारा एक फेथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि एक मंदिर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर दी जाती है जो कि लोगों की आस्था के मतलब आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। उससे क्या होता है, जो सिख कम्युनिटी होती है वो गवर्नमेंट से टोटली डिनाई कर जाती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 31 अक्टूबर 1984, the assassination of इंदिरा गांधी by her two bodyguards, ठीक है। तो वहां से हमें ये रिजल्ट आउट मिलता है। उसके बाद क्या होता है, एक फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पीस लाने के लिए एक हम अकॉर्ड साइन करते हैं 1985, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और उसमें फिर उनकी डिमांड्स होती हैं, ये अकॉर्ड किया जाता है कि हम क्या करेंगे, कंपनसेशन देंगे जितने विक्टिम्स की फैमिली को, ठीक है,
और क्या होगा, चंडीगढ़ को एज अ कैपिटल ऑफ पंजाब बनाया जाएगा। और जितना भी मतलब स्टेट में जो स्पेशल आर्म फोर्सेस लगाई गई थी उनको क्या कर दिया जाएगा, टेकन बैक और सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक कमीशन हायर किया गया, एक अपॉइंट किया गया जो कि सेटल डाउन कर सके पंजाब और हरियाणा का डिस्प्यूट, और इस तरीके से हमारा पंजाब क्राइसिस जो होता है या फिर पंजाब एस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है कि असम बहुत बड़ा स्टेट होता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो स्टेट्स जो मर्ज हुए होते हैं वो नाखुश होते हैं और वो असम की जो डोमिनेंसी है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो वो डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके के मूवमेंट्स हुए, ठीक है। एक तो हुआ डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, फिर एक हुआ सेक्शनिस्ट मूवमेंट और एक हुआ अपोजिशन टू आउटसाइडर्स। तो हम इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या है कि हमें असम नहीं चाहिए, वी डिडंट वांट टू मर्ज इन द असम, हमारा कल्चर अलग है और ये जो असमी लैंग्वेज है हमें नहीं बोलनी है, तो हमें इससे अलग होना है। तो फिर क्या होता है, एक पार्टी बनती है, ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस, और फिर धीरे 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 करके इन तीनों को क्या दे दिया जाता है कि स्टेटहुड दे दिया जाता है, ठीक है। ये आपकी डिमांड ऑफ इट ऑटोनॉमी है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। सेक्शनिस्ट मूवमेंट, ये थोड़े से इंसर्जेंसी वाले और वॉलेंट वाले जो मेथड्स होते हैं वो यूज करते हैं। नागाज का अभी तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो नागालैंड का क्या होता है कि ये एक स्टेटहुड की डिमांड करता है पहले, तो इसको बहुत सारी चीजें कर करके मतलब नहीं समझ पाते हैं, डील अच्छे से नहीं हो पाती, तो 1963 में हम लोग नागालैंड को स्टेटहुड डिक्लेयर कर देते हैं। बट फिर नागा का क्या होता है कि धीरे धीरे दे आर डिमांडिंग फॉर मोर, ठीक है, ग्रेटर नागालैंड, मतलब क्या, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश भी हमें ही चाहिए, उस तरीके का इसका डिमांड होता है। फिर एक और मिजोरम इसी के अंदर आता है सेक्शनिस्ट मूवमेंट में। फिर आता है हमारा मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज लेड बाय द लाल डिंगा। यहाँ पे क्या होती है, ये पार्टी बनती है मिजोरम में, ठीक है, सेक्शनिस्ट मूवमेंट को चलाने के लिए, और ये लेड बाय किसके द्वारा करी जाती है, लाल डिंगा। और फिर हम क्या करते हैं कि 1986 में ये लोग बड़ी इंसर्जेंसी करते हैं, पाकिस्तान से भी वेपन्स वगैरह लेते हैं, और मतलब एक ये था कि हाँ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते थे। तो 1986 में फाइनली हम इसको भी स्टेटहुड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है अपोजिशन टू आउटसाइडर। अपोजिशन टू आउटसाइडर, इट्स ऑल अबाउट द असम। अब यहाँ पे हम असम में 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आशु और एक पढ़ेंगे एजीबी, एजीपी असम ग्रामीण परिषद, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं, असम में है ना प्रॉब्लम ये होती है कि जब जब जैसे बांग्लादेश में फ्लड आता है या फिर कुछ भी आता है तो इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो असम के लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज तो है, बट ये जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स है ना, ये क्या करते हैं, आके हमारी अपॉर्चुनिटीज ले लेते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑल असम स्टूडेंट यूनियन बनती है जिसको हम आसू नाम से जानते हैं। ये लोग ये डिमांड्स को आगे बढ़ाते हैं गवर्नमेंट तक और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि असम के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये लोग एक्चुअल में यूज नहीं कर पाते हैं और बाकी के लोग कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, ये दोनों पार्टीज बनी थी टू स्टॉप द इलीगल माइग्रेशन, ठीक है, इन द असम। तो इस तरीके से ये 3 आपके मूवमेंट्स होते हैं। तो जब ये असम वाले में हमने देखा कि अपोजिशन के लिए, अपोजिशन टू आउटसाइडर मूवमेंट में क्या होता है, फिर गवर्नमेंट एक्शन क्या करती है, फिर राजीव गांधी जाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यही रिजल्ट आउट होता है कि इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिपोर्टेड किया जाए जहाँ से वो आए हैं। और उसके बाद जो ये आशु और असम गण परिषद जो होती है वो रीजनल पार्टी बन जाती है और इस दावे के साथ कि हम असम को गोल्डन असम बनाएंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है लेसन फ्रॉम द रीजनल एस्पिरेशन क्या है, ठीक है। तो रीजनल एस्पिरेशन आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। अगर आप स्कॉटलैंड की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, जहाँ पे कि इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है,
बट स्टिल दे आर हैविंग रीजनल एस्पिरेशंस। अगर हम श्रीलंका जब पढ़ेंगे तो श्रीलंका में तमिल एंड सिन्हालास का एस्पिरेशंस, रीजनल एस्पिरेशंस रहता है फॉर द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। तो जब छोटी छोटी कंट्रीज में एस्पिरेशंस होते हैं तो हमारी इंडिया तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। बात तब हो जब डिमांड्स आए और आप उसको फुलफिल ना कर पाओ, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग। हमें यहाँ समझ में आता है कि एक पावर शेयरिंग कितना जरूरी है। अगर यही चीज हमारा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता तो शायद फिर हम ना ही तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को रख पाते एक साथ, और फिर बहुत ज्यादा इश्यूज होते क्योंकि किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। फिर लोग क्या करते, सीधे वॉर्स करते, क्योंकि अभी क्या है कि वो हमसे डिमांड करते हैं और हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर उनकी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं। अगर आप डिमांड ही नहीं करने दोगे तो फिर वो लोग कब तक अपने अंदर दबा के बैठेंगे, फिर वो लोग कुछ और तरीका निकालेंगे। सो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग समझ में आता है। रूट आउट द रीजनल इम्बैलेंसेस। क्या करना चाहिए, जितनी भी रीजनल इम्बैलेंसेस बेसिस पे प्रॉब्लम्स है उनको हमें क्या करना चाहिए, रूट आउट करना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी सेंस में हो सकती है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो सकती है, इकोनॉमी ऑटोनॉमी हो सकती है, बट हमें उस चीज को रूट आउट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जिस तरीके से हमने जम्मू एंड कश्मीर में 370 देखा, नॉर्थ ईस्टर्न में कुछ कुछ स्टेट्स को जो स्पेशल पावर्स दी हैं, तो कभी कभी ये भी जरूरी होता है क्योंकि हाँ वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वो चीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। और फिर इसके अलावा इसमें, सो थैंक यू सो मच।